अध्याय नंबर 7, गेटअप एनसीटीवी, ग्राउंड लेवल ज़ीरो। भारत में सबको पता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है, इसका आंसर कभी नहीं मिलता। बच्चों को इंग्लिश ना आने के असली कारण खोजने के बजाय हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हर इंग्लिश टीचर सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ाने में और समझाने में ही अपनी महानता समझते हैं और अपना टाइम और एनर्जी ग्रामर स्टडी में बर्बाद करते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को ये कभी पता नहीं चलता कि असल में उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है। आज अभी आपको इंग्लिश ना आने के सारे प्रॉब्लम्स को समझना है और आपको कम से कम आपके 4 टॉप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको इंग्लिश ना आने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, गेटअप एनसीटीवी। गेटअप एनसीटीवी का मतलब ये नहीं है कि उठो और टीवी देखो। गेटअप एनसीटीवी इन 8 लेटर्स में आपको इंग्लिश ना आने के सभी प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं। और याद रखें, आपको अभी इनमें से एटलीस्ट टॉप 4 प्रॉब्लम्स को ढूंढना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश ना आने के प्रॉब्लम्स को आज सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मगर क्यों? मानो किसी दिन आपका पेट खराब हो गया और आप चले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली सोनोग्राफी या ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे? नहीं ना। वो सबसे पहले आपको पूछेंगे कि क्या हुआ है। फिर आप कहोगे, सर मेरा पेट खराब है। उसके बाद आपको डॉक्टर पूछेंगे कि कब से खराब है, क्या खाया था, उल्टियाँ हो रही है या नहीं, बुखार है या नहीं, करेक्ट? और उसके बाद वो आपको बेड पर लेटने के लिए कहेंगे। स्टेथोस्कोप से आपकी दिल की हार्ट बीट्स नापेंगे और आपको चेक करेंगे, राइट? और फिर वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो आपको 2 दिन की कुछ दवाइयाँ लिख कर देंगे और 2 दिन बाद आने के लिए कहेंगे। 2 दिन बाद अगर आपको कोई राहत नहीं मिली या फिर आपका पेट दर्द और बढ़ रहा है, तो आपको वो डॉक्टर सोनोग्राफी या फिर एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए कहेंगे या फिर ऑपरेशन के बारे में कुछ बताएंगे, राइट? कहने की बात यह है कि प्रॉब्लम को जाने बगैर आप उसके सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ सकते। वास्तव में आपके साथ यही तो हुआ है। बीमारी कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हो और फिर हर बार दवाइयाँ अलग अलग डॉक्टर से ले रहे हो, तो आपको बेटर फील कैसे होगा? आज के बाद इंग्लिश की इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए किसी एक ही डॉक्टर की ट्रीटमेंट को फॉलो करना होगा। इंग्लिश सीखने के लिए आप चाहे मुझे फॉलो करो या ना करो, लेकिन आप जिस किसी टीचर को फॉलो करो तो दिल से और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वो आपको जो कह रहे हैं उस पर संपूर्ण समर्पण से अमल करो। अभी आपको इंग्लिश ना आने के प्रॉब्लम को सबसे पहले जान लो, पहचान लो, ताकि इनके समाधान पर हम आगे काम कर सकें। नाउ व्हाट इज गेटअप एनसीटीवी? G is for grammar, E is for environment, T is for translation, U is for understanding, P is for pronunciation, C is for confidence, T is for thinking in English and V is for vocabulary. प्रॉब्लम नंबर 1, ग्रामर। आपको इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रामर स्टडी। शायद आप मेरे इस ओपिनियन से वास्ता नहीं रखेंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर ग्रामर स्टडी करने से आपको इंग्लिश आनी होती तो क्या अब तक आ चुकी नहीं होती? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने हर साल हर क्लास में इंग्लिश ग्रामर की स्टडी की है, फिर भी आपकी इंग्लिश में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करना बेकार है। प्रॉब्लम नंबर 2, एनवायरनमेंट। आपको इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक आपको इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिला। आज तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करे, आपसे इंग्लिश में बात करें, आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हेल्प करे, आपकी गलतियों को सुधारे। आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है, इसीलिए आपको वो इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट कभी मिला ही नहीं। साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि अगर आपको हेल्दी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको ग्रामर स्टडी करने की और वोकैबुलरी वर्ड्स को याद रखने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक बच्चे को अमेरिका भेजा गया तो वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहकर आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाता है। उसे कोई ग्रामर रूल्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कभी बोलते वक्त अटकेगा नहीं। वैसा ही एनवायरनमेंट अगर आपको मिल जाए जहाँ पर आपके साथ इंग्लिश में बात करने वाले लोग हो, अलग अलग टॉपिक्स पर आपका उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो और साथ ही में आपने कहाँ गलती की और आप कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं, इसका फीडबैक तुरंत मिल जाए, तो आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं।
ई स्वयं इंग्लिश में आपको इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3, ट्रांसलेशन। आपको इंग्लिश नहीं आती क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चलता रहता है, और ऐसे में आपको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है ये समझने में बहुत वक्त लगता है। गलतियों का डर, वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाना और सेल्फ रिस्पेक्ट की आहट से आप फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाते और आप ट्रांसलेशन में खो जाते हो। आज आपको ट्रांसलेशन की क्रोनोलॉजी को समझना है और ग्रामर के बाद ट्रांसलेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है ये समझना है। आपके ब्रेन में ट्रांसलेशन 6 स्टेप्स में होता है, और इन 6 स्टेप्स में आपके ब्रेन को कुछ बहुत तेज गतिविधियों को सटीकता से करके स्पीच प्रोडक्शन करना होता है। इसमें से अगर किसी भी स्टेज में अतिरिक्त समय लगता है तो आपका स्पीच प्रोडक्शन नहीं होता या फिर लेट होता है और वो एरर से भरा हुआ होता है और आप कॉन्वर्सेशन में टिक नहीं पाते। तो चलिए इन 6 स्टेजेस को विस्तार से जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि सामने वाले इंसान ने इंग्लिश में आपसे कुछ सवाल पूछ लिया। अब आपको उन्हें जवाब देना है, तो आपके ब्रेन में क्या हलचल होती है? आपके ब्रेन में पहली स्टेज में सामने वाले इंसान ने आपसे इंग्लिश में क्या कहा है ये समझने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हो, और फिर आपको समझता है कि वो इंसान क्या बोल रहा है। अब सामने वाला इंसान आपसे क्या बोल रहा है ये आपने समझ लिया। अब आपको उनको जवाब देना है। तो यहाँ से शुरू होती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में आप आपके जवाब या रिस्पॉन्सेस को पहले अपनी मातृभाषा या हिंदी में तैयार करते हो, यानी कि दूसरी स्टेज में आपके जवाब के बारे में आप हिंदी में सोचते हो। तीसरी स्टेज में आपने जो सोचा है उसके अनुरूप इंग्लिश सेंटेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना होता है, यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर के बारे में आप सोचते हैं। उसके बाद आप सही हेल्पिंग वर्ब का चयन करके सेंटेंस को आकार देने का काम तीसरी स्टेज में करते हो। इसके बाद आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज में आपने जो जवाब सोचा है उसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसके लिए आपके ब्रेन को वर्ड लाइब्रेरी में जाना पड़ता है और उन सभी वर्ड्स को ढूंढना और उनको सेंटेंस के करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना पड़ता है। अगर आपके ब्रेन में वो वर्ड्स कहीं पड़े हैं तो आपका ब्रेन उन्हें पिक कर लेता है और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता है, यानी कि सही वोकैबुलरी वर्ड्स का चयन चौथी स्टेज में होता है। यहाँ से आती है खतरनाक पांचवी स्टेज, यानी कि आपने जो पूरा सेंटेंस आपके दिल में सोचा है उस पूरे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में सही हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ करेक्ट ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करना और फाइनली ट्रांसलेशन करके बोलना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का दिमाग इस पांचवी स्टेज में काम करना बंद कर देता है। और इसके बाद आती है छठवीं स्टेज। छठवीं स्टेज में आपके ब्रेन को बिजली की रफ्तार से ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मगर क्यों? आपने एक बार तो ट्रांसलेशन करके जवाब तो दे दिया है, भले ही वो सही हो या गलत हो, लेकिन आपने कुछ तो बोला है। फिर दोबारा बिजली की रफ्तार से ट्रांसलेशन क्यों? देखो, सामने वाला इंसान आपसे एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। सामने वाला इंसान कई बार लगातार बोलता जाता है, तो ऐसे में वो आपसे ये नहीं कहता कि आप एक काम करो, पहले मैंने जो कहा है उसका अच्छे से टाइम लेके ट्रांसलेशन करो और समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, आप आराम से ट्रांसलेशन करके बोलो। ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। छठवीं स्टेज में कंटिन्यूसली ट्रांसलेशन करके देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी को आपका ब्रेन झेल नहीं पाता और उसको सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी नहीं बल्कि ट्रांसलेशन की बाकी की सारी स्टेजेस को भी अंजाम देना होता है। ऐसे में आपका दिमाग जवाब दे देता है और दिमाग हैंग हो जाता है, ठीक उस मोबाइल की तरह जिसकी रैम 2 GB हो और आपने उस पर 8-10 एप्लीकेशन एक साथ चलाए हो। तो जैसा वो मोबाइल हैंग हो जाता है वैसा ही आपका दिमाग भी हैंग हो जाता है। दिमाग हैंग होने की इस प्रोसेस के साथ अगर आपको अपमानित करने वाला फीडबैक मिलता है तो इसका मानसिक असर डायरेक्ट आपके कॉन्फिडेंस पर हो जाता है। मेरी बात को याद रखो, जब तक आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस बंद नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश में कभी भी सोच नहीं पाएंगे, और जब तक आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल भी नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। ई स्वयं इंग्लिश में मैंने आपकी इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया है। हम आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस को बाईपास करेंगे, यानी कि आप इंग्लिश में ही सुनोगे तो इंग्लिश में ही आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा और आप झट से इंग्लिश में ही रिप्लाई दे पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग।
अब मेरी टोन को ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई इंसान हिंदी में कितनी भी तेज़ी से अगर धीमी आवाज़ में कुछ भी कहेगा या पूछेगा, तो वो आप बड़ी जल्दी समझ जाते हो और उन्हें इंस्टेंटली और ऑटोमैटिकली आप रिप्लाई दे सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बोला, आप मुझे समझ गए हो। लेकिन जब कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है, तब आप उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कम है। जैसी आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वैसे ही इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाए, तो आपका ब्रेन जल्दी प्रोसेस कर लेगा और जितने जल्दी प्रोसेस कर लेगा, उतने ही जल्दी आपको आउटपुट भी मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रोनाउंसिएशन। ज़्यादातर एडवांस इंग्लिश लर्नर्स का ये प्रॉब्लम होता है। वो सामने वाले इंसान को इंग्लिश में तो बोल लेते हैं, पर सामने वाला इंसान उन्हें समझ नहीं पाता कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होते। ऐसे में सामने वाला इंसान आपको एक इंग्लिश लर्नर के रूप में ट्रीट करता है और उसका आपके साथ कम्युनिकेशन करने का इंटरेस्ट चला जाता है, और ये बात आपको उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगी। अगर ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस आपको बार बार आते रहे, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे होता है और फिर आप धीरे धीरे सीखना बंद कर देते हो। कई लोगों ने तो इसी डर के कारण इंग्लिश सीखना छोड़ दिया है और उन्होंने इंग्लिश को अपना दुश्मन मान लिया है। प्रॉब्लम नंबर 6, कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो बाकी के लोग आपको जज करेंगे या फिर आपकी मिस्टेक से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और गलती ना होने के डर से ही आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका इंसल्ट होगा। इस डर की वजह से आज तक आप हिम्मत से बोलने की कोशिश नहीं कर पाए। ईस्वम इंग्लिश में मैंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है, जिसमें आपको अकेले बोलने से लेकर 1000 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए स्पेशल टास्क बनाए हैं, जिनको परफॉर्म करने से आप में वो कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होगा और आप लाइफ में नई ऊंचाइयां हासिल करोगे। प्रॉब्लम नंबर 7, थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते ना आने की मुख्य वजह यह है कि आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते। जिस दिन आपको इंग्लिश में क्विकली, इजीली और ऑटोमेटिकली सोचना आ गया, आप इंग्लिश में आराम से बोलना सीख जाएंगे और सही मायने में उस दिन से आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करने लगेगा। यानी कि आप आपकी लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशंस के डिसीजंस डायरेक्टली इंग्लिश में लेना शुरू कर दोगे। आपका ब्रेन जैसे हिंदी में काम करता है, वैसे ही काम वो इंग्लिश में करने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 8, वोकैबुलरी वर्ड्स। हर इंग्लिश लर्नर को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रॉब्लम यानी कि वोकैबुलरी वर्ड्स को भूल जाना है। वो वोकैबुलरी वर्ड्स को डिक्शनरी में से पढ़ते हैं, अलग अलग यूट्यूब टीचर्स की वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, प्लेन ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। आप आपके दिमाग को चीज़ों को याद रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये कुदरत के खिलाफ है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि हमारा ब्रेन चीज़ों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। मुझे हमेशा से लगता आया है कि भगवान ने हमें भाषा सीखने के लिए एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD दिया है, और मुझे लगता है कि उस डिवाइस में एक बड़ी सी दीवार है जिस पर आपने आपकी मातृभाषा के वोकैबुलरी वर्ड्स को सही ग्रामर पैटर्न के साथ उस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल एक परफेक्ट शब्द है, क्योंकि आप उन शब्दों को मरते दम तक कभी नहीं भूलते। इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स उस डिवाइस में अच्छी तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं हैं। इंग्लिश के सारे शब्द आगे पीछे, ऊपर नीचे, आड़े तिरछे आपके ब्रेन में कहीं पड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामर पैटर्न और सेंस ऑफ करेक्टनेस मिसिंग है। ईस्वम इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम में हम आपके ब्रेन में 1,20,000 से ज़्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इंस्टॉल करेंगे। यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ सही जाएगा और वो ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड करेगा, इसका सेंस आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अब आप यहाँ तक इस बुक को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो आपने अभी एक काम करना है। आपको इंग्लिश ना आने के गेटअप एंड CTV प्रॉब्लम में से आपके कम से कम 4 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है। आगे हम आपके टॉप 4 प्रॉब्लम्स
और बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स पर एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम में मैंने आपके इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ों पर वार करके इनको जड़ से उखाड़ फेंकने पर और आपके नेचुरल स्पीच प्रोडक्शन पर काम किया है। मेरे वीआईपी एनवायरनमेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से आपका ब्रेन धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने लगेगा और आपका रियल इंग्लिश स्पीकिंग माइंड डेवलप हो जाएगा। मगर कैसे? आगे के अध्याय में इंग्लिश को नेचुरली सीखने के लिए आवश्यक विधि के बारे में मैंने विस्तार से बताया है।